2020 में जब बिहार विधानसभा चुनाव में आपको जब कांग्रेस से टिकट मिला तो आपके सामने जो आपके प्रतिद्वंदी थे एनडीए की तरफ से, वो भी एक पुराने और जुझारू नेता चेनारी विधानसभा क्षेत्र के थे। उनको सामने देखकर आपकी राजनीतिक स्ट्रैटेजी कैसी रही थी और आप कितना सकारात्मक थे अपनी जीत को लेकर? बहुत लोगों का कहना है कि जो थर्ड फ्रंट इस बार काम आया, शेखर पासवान जो वहाँ से चुनाव लड़ गए, उससे आपको बहुत फ़ायदा मिला। आप इसको किस तरीके से देखते हैं? नमस्कार, मेरा नाम है रोहित सिंह और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। मीडिया दर्शन पर एक कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है जिसका नाम है सफ़र राजनीति का, जिसमें हम लोग बिहार के जो भी पॉलिटिशियंस हैं वो लोग राजनीतिक सफ़र की शुरुआत उन लोगों की कैसे हुई इस पर चर्चा करेंगे, और साथ ही साथ अगर वो मौजूदा समय में किसी क्षेत्र के जनप्रतिनिधि हैं तो उन क्षेत्र की समस्याओं पर भी उनसे चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं रोहतास जिला के चेनारी विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस विधायक मुरारी प्रसाद गौतम जी। तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे कार्यक्रम में, और बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे लिए समय निकाला। जी धन्यवाद सर, मेरा पहला सवाल आपसे है कि जो आपकी राजनीति की शुरुआत हुई वो किस तरह से हुई, क्योंकि आप शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए थे। हालांकि आप एक राजनीतिक वैसे परिवार से आते हैं जहां राजनीतिक बैकग्राउंड रहा है, फिर भी आप एक शिक्षक थे और उसके बाद राजनीति में आना, ये सफ़र कैसे शुरू हुआ? सफ़र की शुरुआत राजनीतिक मेरा परिवार शुरू से ही, मेरे पिताजी राजनीति में रहे और काफ़ी लंबी राजनीति पारी पिताजी ने खेला, मुखिया भी रहे और 3 चुनाव उन्होंने विधानसभा का भी लड़ा और हमेशा सेकंड फाइटर रहे अपने चेनारी विधानसभा में। अचानक एक सड़क दुर्घटना में मीरा कुमार जी जब लोकसभा अध्यक्ष पहली बार बनी, प्रथम दौरे में उनको सी ऑफ करके बनारस से लौटने के क्रम में कुदरा में रोड एक्सीडेंट में मेरे पिताजी का देहांत हो गया। उस समय काफ़ी लोग गांव आए, हम लोग टीचर थे और लोगों के कहने पे चेनारी विधानसभा की जनता जो थी, वहाँ के जो हमारे कांग्रेस के समर्पित नेता कार्यकर्ता थे, वो सभी श्राद्ध क्रम में आए और उन लोगों ने कहा कि नहीं, एक राजनीतिक परिवार से आप लोग बिलोंग करते हैं और नहीं है अगर आपके पिताजी, तो राजनीतिक क्षेत्र में किसी न किसी उस परिवार के सदस्य को आना चाहिए। फिर हम लोगों ने मन बनाया कि पिताजी की जो कार्य क्षेत्र रहा है, उनके जो सपने रहे हैं, उन्हें पूरा करने के लिए कहीं ना कहीं हम लोगों को अपनी नौकरी को त्याग करके इस क्षेत्र में आना चाहिए। तो मैंने शिक्षक की नौकरी अपनी त्यागी और राजनीतिक सफ़र वहीं से शुरुआत हमारी हुई। प्रारंभिक पढ़ाई लिखाई मेरी पटना में ही हुई है। पटना में हमने इंटर और ग्रेजुएशन की डिग्री ली है। प्राइमरी एजुकेशन से यहीं से मैंने स्टैंडर्ड 2 से मेरी पढ़ाई पटना में हुई है। इस तरह से राजनीति में आने का कोई सोच भी नहीं थी, लेकिन पिताजी के अचानक देहांत की वजह से हम लोग राजनीति में मैंने प्रवेश किया। पहला उपचुनाव आपने जीता और उसके बाद का चुनाव में आपको हार का सामना करना पड़ा, तो क्या आपको ऐसा नहीं लगा कि नहीं, अब राजनीति जो है वो मेरे लिए नहीं है? या ऐसा कभी समय, ऐसा जीवन में कभी कोई ऐसा समय आया जब लगा कि नहीं, राजनीति के अलावा कुछ और कर लेते हैं? देखिए, राजनीति अगर कोई स्वार्थ भाव से करता है तो ये बात सोच सकता है कि अगर मुझे टिकट नहीं मिली, मैं हार गया, तो राजनीति छोड़ देना चाहिए, या स्वार्थवश किसी और अन्य दलों में चला जाता है लोग। मेरे अंदर राजनीति की जो भावना जगी थी, तो अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए नहीं, जनहित में क्षेत्र के लोगों की समस्याओं के निदान और उनके द्वारा जो आशीर्वाद मिला है उसे फलीभूत करने के लिए, सरकार के पास पहुंचाने के लिए, उनकी समस्याओं को और उसका निदान के लिए हमने राजनीति की शुरुआत की थी। और बीच में ऐसे राजनीतिक जो उतार चढ़ाव होते हैं, हर दल का होता है, हर व्यक्ति के साथ होता है। तो ऐसा नहीं है कि उसे हबड़ा करके आदमी को राजनीति छोड़ देनी चाहिए, ऐसी कभी मेरे मन में भावना नहीं आई। एक दौर ऐसा आया था 2014 के बाद, जब भाजपा सरकार में आई केंद्र में, तो ऐसा एक स्लोगन चलने लगा कि नहीं, अब कांग्रेस जो है उसका धीरे धीरे वजूद ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद 2015 में विधानसभा में आपको टिकट नहीं मिला कांग्रेस के तरफ से। 2020 में भी आपके नामों के साथ और भी कई नाम जो है वो चर्चा में थी, हालांकि आपका नाम प्रमुखता से लिया जा रहा था। उस दौरान कभी ऐसा लगा कि नहीं, अब हमें दल बदल लेना चाहिए, किसी और दल से आगे की राजनीतिक सफ़र शुरू को तय करना चाहिए? नहीं, ऐसी कोई मन में भावना नहीं आई थी कभी भी।
15 में टिकट कटा था, उससे मैं हतोत्साहित नहीं हुआ। हम लोग कांग्रेस के सच्चे सिपाही हैं और कांग्रेस के हर सुख दुख में हम लोग खड़े हैं। कांग्रेस की सत्ता आएगी भी। 14 का जैसे आपने चर्चा किया, तो 14 में जब हमारी कांग्रेस की सरकार चली गई तो कहीं न कहीं एक झूठ फरेब की सरकार आई थी, जिसे हम ही नहीं सारे लोग समझते हैं और आज पूरी तरह से समझ रहे हैं कि 14 में जो सरकार हम लोगों ने कांग्रेस की हटाई और बीजेपी की जो गवर्नमेंट आई, तो किस तरह से झूठ और फरेब के साथ वो राजनीतिक शुरुआत किए और उस राजनीति को आज किस पराकाष्ठा पे पहुंचा दिए हैं, झूठ की राजनीति को। तो ऐसा नहीं, कांग्रेस की सरकार आने वाली है, 2024 कांग्रेस की होगी, इसमें कोई संदेह नहीं। 2020 में जब बिहार विधानसभा चुनाव में आपको जब कांग्रेस से टिकट मिला तो आपके सामने जो आपके प्रतिद्वंदी थे एनडीए की तरफ से, वो भी एक पुराने और जुझारू नेता चेनारी विधानसभा क्षेत्र के थे। उनको सामने देखकर आपकी राजनीतिक स्ट्रैटेजी कैसी रही थी और आप कितना सकारात्मक थे अपनी जीत को लेकर? अब मैं अपनी जीत को लेकर पूरी तरह से सकारात्मक था, क्योंकि बीच की जो काल मैंने 10 से लेकर के 20 तक की जो थी, मैं एमएलए नहीं था लेकिन फिर भी जनता के बीच में रहा और जन आशीर्वाद मेरे साथ पूरी तरह से थी। मैं पूरी तरह से आश्वस्त था कि ये जीत हमारी होगी। इसमें मैं अपने सामने वाले प्रतिद्वंदी से कभी उस तरह की डर या कोई उस तरह का माहौल मुझे क्षेत्र में देखने को नहीं मिला कि मैं उनके सामने हार सकता। बहुत लोगों का कहना है कि जो थर्ड फ्रंट इस बार काम आया, शेखर पासवान जो वहाँ से चुनाव लड़ गए, उससे आपको बहुत फ़ायदा मिला। आप इसको किस तरीके से देखते हैं? थर्ड फ्रंट का जो कहा जाए रोल, कहीं ना कहीं कुछ है, भूमिका रही है उनकी भी हम लोग के जीत में, और नहीं भी रहती थर्ड फ्रंट तो भी हम लोग जीतते। ये पूरी तरह से हम आश्वस्त है कि थर्ड फ्रंट रहे या न रहे। रोहतास जिला की बहुत बड़ी जीत थी आपकी 7 विधानसभा में। ये तो जनता का आशीर्वाद है, जनता का देन है कि बड़ी जीत होती है। राजनीति की शुरुआत जब भी कोई करता है तो जनता के समर्थन से करता है, और जन समर्थन मेरे साथ था तो बड़ी जीत होनी निश्चित। देखिए, लोकतंत्र में जनता के पास एक पावर होता है कि वो जब चाहे अपने जनप्रतिनिधि को बदल सकता है। अभी आपको चुनकर विधायक बनाया गया है, ऐसा लगता है आपको कि अगले बार भी आप ही को विधायक बनाया जाएगा, या जो भी आपके प्रतिद्वंदी हैं उनमें से किसी को चुनकर नहीं लाया जाएगा? इसको लेकर आप क्षेत्र के जनता के लिए क्या कार्य कर रहे हैं और क्या क्या आपकी स्ट्रैटेजी है आगे के लिए? देखिए, जन समस्या की जो है, जन सरोकार के जहाँ तक बात की जाए, जनता को क्या चाहिए? जनता अगर किसी को जिता करके भेजती है सदन में, तो उनकी कुछ आशाएं होती हैं, कुछ आकांक्षाएं होती हैं, उसे पूरा करना होता है। मैं भी जनता ने भेजा है, उनकी समस्याओं को, आज तो मेरी सरकार नहीं है, अगर सरकार रहती तो सारी समस्याओं पर मैं एक बार में कहता कि सारी समस्याएं हल हो जाएंगी, लेकिन उनकी समस्याओं को सरकार तक पहुंचाना, सदन तक पहुंचाना, अगर सदन से समस्या का समाधान नहीं होता है तो उसके लिए सड़क पे भी उतरने की अगर ज़रूरत आएगी तो हम लोग सड़क पे भी उतरेंगे, और जन सरोकार की जो भी बातें होंगी, जो भी समस्याएं होंगी, उन्हें निदान करने का हम लोग भरपूर प्रयास कर रहे हैं। बहुत सारी समस्याएं ऐसी थी जो चिर प्रतीक्षित थी, धीरे धीरे समस्याएं समाधान हो रही है। पंडुका पुल है, कदवन जलाशय, इन सारी चीज़ों पर काम हो रही है। रोहतास अधौरा पथ का जहाँ तक बात की जाए, ऐसे बहुत सारी समस्याएं, सब पे मतलब जनता के लिए सदन से लेकर सड़क तक संघर्ष करेंगे? जी, निश्चित तौर पे सदन से लेकर सड़क तक जनता के लिए हम लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। आपने 2014 के लोकसभा चुनाव के बारे में कहा कि झूठ और फरेब की सरकार थी। 2019 में भी उन्हें ही चुनकर लाया गया, और सासाराम लोकसभा क्षेत्र में देखा जाए तो कांग्रेस के जो प्रत्याशी थी मीरा कुमार, उन्हें हार का सामना करना पड़ा। अब चाहे वो कांग्रेस के हों या बीजेपी के, दोनों प्रत्याशियों को लेकर बदलाव की बातें की जा रही हैं, और कांग्रेस में कहीं ना कहीं आपका भी नाम आ रहा है कि क्योंकि वो एक आरक्षित सीट है, रिजर्व सीट है, तो आपका भी नाम आ रहा है कि मुरारी प्रसाद गौतम भी सासाराम लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व तो कांग्रेस की तरफ से कर सकते हैं। आप तक ये सूचना पहुँची या नहीं अभी तक? ऐसी अभी कोई सोच नहीं है कि लोकसभा चुनाव हम लोग लड़ें। अगर जनता की बात है तो ऐसे मेरे अभी नॉलेज में नहीं है। और कांग्रेस पार्टी की जहाँ तक बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी के हम लोग लीडर हैं, और मीरा कुमार हमारी बड़ी नेता हैं। हम लोग पुनः उनसे चाहेंगे कि चुनाव में हार जीत होती रहती है। अगर पार्टी मौका देती है तो क्या करेंगे? पार्टी से अभी हम लोग मौका मांगेंगे, मीरा कुमार को दें, पुनः एक मौका मिलना चाहिए, ताकि हम लोगों ने जो ये क्षेत्र बाबू जी का जीवन रहा है, आजीवन यहाँ से सांसद रहे, मीरा कुमार जी को भी अंतिम दिन तक हम लोग यहाँ से सदन में पहुँचाने का प्रयास करते रहेंगे।
कुछ आपके विधानसभा क्षेत्र के लोग हैं जिनकी बातें इस पन्ने पर लिखी हुई है और मैं हमारे चैनल के माध्यम से इस साक्षात्कार में वो अपनी बातें आपसे रखना चाहते हैं। इन बातों में कुछ प्रश्न हैं, कुछ सुझाव हैं, कुछ लोगों की नाराज़गी भी है। तो कितना तैयार हैं आप इन प्रश्नों के लिए? तैयार हैं। देखिए, यहाँ पे एक पहला मांग है, पखनारी के हैं मुशाहिद अहमद। उनका कहना है कि जीटी रोड से पखनारी गांव तक की सड़क जो है वो बहुत ही बदहाल है। इसको लेकर क्या किया जा रहा है? सड़क बनी हुई है, पहले से पूर्व से बनी हुई है। एमआर का काम है, एमआर में वो सड़क स्वीकृत हो चुकी है, बहुत जल्द वो कालीकरण हो जाएगी। चिनारी विधानसभा क्षेत्र में एयरपोर्ट का निर्माण, अनिल सिंह की मांग है। एयरपोर्ट के निर्माण पर मैं आपको बता दूं, जब कांग्रेस की सरकार केंद्र में थी, मीरा कुमार जी लोकसभा अध्यक्ष थी, उस समय ये प्रस्ताव आई थी और प्रस्ताव ही नहीं आया था, ये कार्य रूप इसका होने वाला था, कार्य प्रारंभ होने वाली थी। ज़मीन का अधिग्रहण वगैरह की मापी वगैरह सभी प्रक्रियाएं फुलफिल हो चुकी थी। लेकिन उसके बाद जैसा आपने कहा 2014 में बीजेपी की सरकार आई, उसके बाद से वो फाइल ही अब कहाँ दब गई मुझे पता नहीं। हम लोग चाहेंगे कि अभी हमारे यहाँ सांसद बीजेपी के हैं, महाबली सिंह जी हैं सांसद, ये लोग वहाँ केंद्र की ये चीज़ें हैं, बिहार सरकार की नहीं है, बिहार गवर्नमेंट की ये बात नहीं है, केंद्र की बात है। इसे ये लोग पहुँचाएँ, हम भी अपने स्तर से आगे इसको बढ़ाने का प्रयास करेंगे। धीरेन्द्र तिवारी जी का कहना है कि क्षेत्र में खेल के लिए उचित इंतजाम हो, मतलब जो भी पहले से स्टेडियम है उसका मरम्मत करके वहाँ पे खेल की व्यवस्था सुदृढ़ की जाए और साथ ही साथ कुछ नए स्टेडियम्स का भी निर्माण किया जाए। क्या कहेंगे आप इस पर? इसके लिए मैंने इस बार सदन में भी सवाल किया था कि जो भी पूर्व से बनी हुई हैं स्टेडियम, आउटडोर इंडोर स्टेडियम, उस तरह की बहुत अच्छी स्टेडियम तो हमारे यहाँ नहीं बनी है, सिर्फ चारदीवारी खड़ी है। और उसके बावजूद भी आज पूरी तरह से वो जो स्टेडियम है उसमें जल जमाव हो जाते हैं बरसात के दिनों में, पानी निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है, शौचालय की कोई व्यवस्था नहीं है। मैंने सदन में इसके लिए बात किया था, मंत्री जी से भी मैंने मिला है, उनसे कहा है कि वहाँ पर उचित व्यवस्थाएँ दी जाए। एक सुझाव है आपके लिए राजकमल के द्वारा कि जो सेनुआर गांव है वहाँ पर एक ऐतिहासिक सभ्यता का बहुत बड़ा वहाँ पे अवशेष प्राप्त हुआ है, पुरानी सभ्यता का, तो उसके लिए एक संग्रहालय का निर्माण होना चाहिए। इस सुझाव को आप किस तरीके से ले रहे हैं? ये सुझाव मानने लायक है और इसमें सरकार से मैं भी मांग करूंगा। मैंने देखा भी है सेनवारगढ़ किला का, आज भी अवशेष बाकी हैं और जिस तरह से पुरातत्व विभाग खोज करता है कहीं कहीं, यहाँ तो मिली हुई चीज़ें, पुरानी सभ्यताएं हमारी आज भी जीवंत हैं। वहाँ संग्रहालय का निर्माण होना चाहिए और ऐतिहासिक चीज़ें उसे आगे बढ़ाना चाहिए। सिनवार में एक जर्जर पुल है जो कि 4-5 गाँव के लोग वहाँ से सिंचाई का काम करते हैं। उस पुल की स्थिति खराब है, उसके निर्माण के भी मांग जो है वो राजकमल के द्वारा ही की गई है। उसमें हमने बात किया, सिंचाई विभाग से बात हुई है, लघु सिंचाई और से वहाँ पुल का निर्माण यथाशीघ्र प्रारंभ कराया जाएगा। दिलीप कुमार का कहना है कि बरताली से चेनारी बाजार जाने वाली सड़क जो है वो पानी और कीचड़ से भर जाती है, उसकी मरम्मत की आवश्यकता है। बरताली चेनारी सड़क ये छोटी सड़क दे रहे हैं, ये सड़क शिवसागर से लेकर चेनारी तक है। और जो बरताली से चेनारी तक अभी रास्ता ठेकेदार द्वारा, संवेदक द्वारा कबार दी गई है और उस पर निर्माण कार्य काफ़ी दिनों से लंबित पड़ा हुआ है। मैंने इसमें मंत्री से और सेक्रेटरी से मिल करके हमने बात की थी। अभी उस संवेदक पे 10 लाख का जुर्माना भी लगा है और यथाशीघ्र कार्य पूर्ण करने का दबाव उस पर बना हुआ है। कार्य इधर बीच प्रारंभ हो चुका है। रितेश कुमार का कहना है कि चंदवा गांव में नल जल का काम अधूरा है। हालांकि नल जल का काम तो बहुत जगह अधूरा है, तो ये जो अधूरे नल जल हैं इस पर आपकी क्या कार्यवाही होगी, इस पर आप क्या एक्शन लेंगे? मैंने जिलाधिकारी और पीएचडी विभाग के सेक्रेटरी और एससी सभी लोगों से बात किया है। नल जल की समस्या सिर्फ चंदवा में ही नहीं है, ये पूरे बिहार की है। नल जल योजना ये पूरी तरह से, अब क्या कहा जाए, ये लूट की एक योजना थी सरकार की, जिसमें पूरी तरह से लूटपाट हुई है। जहाँ अगर नल जल योजना पूर्ण भी हुए हैं वहाँ नल से जल नहीं मिल रहे हैं, ये स्थिति है पूरे बिहार की। डोरियाओं के सड़क के निर्माण का मांग जो है पंकज गुप्ता का है। पंकज गुप्ता जी का मांग वाजिब है और वो सड़क निर्माण की बात नहीं है, सड़क वहाँ पूर्व से बनी हुई है। अच्छा। मैं जब 2010 में एमएलए था उस समय मैंने स्वीकृति दिलाई थी उस सड़क की और सड़क बन चुका है। अभी उसमें मरम्मती की ज़रूरत है, 10 वर्ष पुराना सड़क है। एमआर में मैंने उसे इस बार स्वीकृत करा दिया है, बहुत जल्द उसमें काम लगेंगे। एक सवाल जो है वो उस गांव से है जिस गांव से हम आते हैं। यहाँ के अंशु कुमार जो है वो मोरसराय में जल जमाव की समस्या का निवारण हो ऐसा मांग कर रहे हैं। अंशुल जी का मांग जायज़ है, आपका भी गांव है और मैं वो
मेरे कंस्टिट्यूंसी अंतर्गत आता तो है गांव, लेकिन अभी जो नए परिसीमन में नगर पंचायत और नगर निगम जो बने हैं, इसमें ये सासाराम नगर में आ जा रहा है ये गांव। तो मुझे नहीं लगता, जब नगर में आ गए हैं तो अब जल जमाव की समस्याओं का निदान होगा निश्चित तौर पे। अगर नगर पालिका द्वारा नहीं होती है तो फिर मैं अपने स्तर से भी देखूंगा कि किस तरह की व्यवस्थाएं की जा सकती हैं जल निकासी की, उस पर अमल होगी। शिवसागर से चिनारी जाने के बीच एक गांव आता है मलदहा, जहां पर कुछ विवाद के कारण बहुत लंबे समय से जल जमाव की समस्या है। विशाल दुबे चाहते हैं कि इस समस्या से जल्दी क्षेत्र के लोगों को निजात मिले। मैंने बात की इस जल जमाव की जो समस्या है मलदहा गांव में, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। वहाँ ज़मीन भी है, सरकारी ज़मीन है, जिला परिषद की ज़मीन है और बिहार सरकार की भी ज़मीन है, साइड से है। सिर्फ नाली निर्माण की ज़रूरत है। नाली निर्माण नहीं होने की वजह से अगर सड़क बनी उसी समय अगर एस्टीमेट में नाली निर्माण का भी प्रक्रिया जाता है, जहाँ भी गांव सड़कों पे पड़ती है वहाँ नाली निर्माण की जाती है। लेकिन क्या संवेदक को लगी और वहाँ के जो पदाधिकारी हैं किस तरह की DPR उन्होंने तैयार किया, वहाँ नाली निर्माण नहीं होने की वजह से वहाँ सड़क पर जल जमाव होती है। यथाशीघ्र जल जमाव की समस्या पर उसमें निदान होगी उसकी। पांडेडीही गांव में स्वास्थ्य विभाग के 4.42 एकड़ जमीन में घेराबंदी की मांग है प्रीतांशु पांडे की। स्वास्थ्य विभाग की ज़मीन है, CO साहब ने बात की थी, नापी भी मैंने करवा दी है। प्रत्याशी जी की मांग को हमसे मिले भी हैं व्यक्तिगत रूप से, मैं उनको जानता हूँ प्रत्याशी जी को, और मैंने नापी करवा दी है उसकी। और मैं देखता हूँ विभाग से होगी तो ठीक है, नहीं होती है तो मैं अपने मद से भी वहाँ चरदीवारी निर्माण करा दूँगा। बिट्टू राइन का कहना है कि उनके जो जिस शिवसागर का इलाका है वहाँ पे सड़क के किनारे बहुत बड़ा जल जमाव होता है, जिसके लिए कभी उन्हें NH CO के पास जाते हैं तो वो लोग बोलते हैं NH के पास जाइए। NH में किसी से बातचीत नहीं हो पाती है। वो बोले कि अपनी इस समस्या को लेकर हमसे बात की और बोले कि इस समस्या को विधायक जी के सामने रखा जाए। आप इस पर क्या करेंगे? हाईवे किनारे जो भी जल जमाव की स्थिति है, अभी फ़िलहाल 8 लेन का काम चल रहा है, जिसके वजह से कहीं कहीं गड्ढे वगैरह पड़े हुए हैं। ये सब समाधान हो जाएंगे हाईवे कंप्लीट होने के बाद। एक गांव से मेरे पास कॉल आया था, हालांकि उन्होंने गांव का नाम नहीं बताया। उन्होंने बताया कि जब आप विधायक नहीं थे तो उस गांव के सड़क के निर्माण के लिए आप खुद उस आंदोलन में आगे थे, लेकिन अभी भी उस गांव के सड़क की स्थिति सही नहीं है। वही उसी रोड में है, वो शिवसागर से चिनारी वाले रोड में ही है। तो क्या लगता है कि जो सड़कों की परेशानी है इसको कितना समय लग जाएगा इसको सही करने में? देखिए, सड़कों की समस्या अगर कही जाए तो अगर आप इंडिविजुअल गांव का नाम बताते तो मुझे याद रहती। वैसे बहुत सारे वैसे सड़क थे जिसको कि मैं व्यक्तिगत रूप से जान रहा हूँ, जो अधूरे पड़े थे, आज तक अभी काम नहीं लगे थे आज़ादी से आज तक। वैसे करीब मैं दर्जनों सड़कों का चिनारी और शिवसागर में अभी DPR वगैरह तैयार हो चुकी है, बन रहे हैं। अब किस गांव की बात है उतना याद नहीं आ रहा। पीतम्बरपुर, अगर टाँडी की बात की जाए, मोहनिया से पीतम्बरपुर टाँडी होते हुए भी वो सड़क बन रही है, और सोनार सिकरौर चारों तरफ सड़क का जाल बिछ रहा है। जो भी गांव बाकी थे, टोला मोहल्ला जो भी बाकी था, हर जगह सड़क का निर्माण हो रहा है। एक विधायक जी, मेरा आखिरी सवाल आपसे है कि जब भी किसी क्षेत्र में चुनाव आता है तो कुछ लोग, क्योंकि 3-4 प्रत्याशी होते हैं, सभी प्रत्याशियों के कुछ समर्थक होते हैं, तो जब किसी एक समर्थक के प्रत्याशी जीत जाते हैं तो बाकी जो अलग अलग प्रत्याशियों के समर्थक होते हैं उन्हें लगता है कि अगर मैं अब जीते हुए विधायक के पास जाऊंगा तो शायद मेरा काम नहीं करेंगे। आप चिनारी विधानसभा के सभी जनता को अलग अलग प्रत्याशियों के समर्थक के रूप में देखते हैं या उस क्षेत्र के रूप में देखते हैं, उस क्षेत्र के लोगों के रूप में देखते हैं जिस क्षेत्र के आप जनप्रतिनिधि हैं? मैं देखिए, अगर जनता की बात की जाए तो मैं किसी दल से किसी व्यक्ति को जोड़कर नहीं देखता हूँ। वहाँ के या उस दल के कोई पदाधिकारी हो, कार्यकर्ता हो या आम जनता हो, दलीय आधार पर चुनाव के टाइम में लोग होते हैं। चुनाव जीतने के बाद अगर मैं वहाँ से MLA हो गया तो वो सारी जनता वो हमारी हो गई। और अगर उनके अंदर ये भ्रम है कि नहीं मैं जदयू का हूँ, मैं फलाना दल का हूँ, मैं BJP का समर्थक हूँ, विधायक जी मुझे नहीं पहचानेंगे, मेरे काम नहीं करेंगे, तो ये मनसा निकाल दें दिमाग से। मैं उन सभी के लिए MLA हूँ और उन सभी का काम होगा मेरे स्तर से। चलते चलते कोई आखिरी संदेश जो क्षेत्र के लोगों को, मतलब आज के सवाल में कोई संदेश जो आप क्षेत्र की जनता को देना चाहेंगे आज के इस बातचीत में? देखिए, आज की इस बातचीत में अभी जो दौर चल रही है, कोरोना काल है। मैं इस कोरोना काल में कहूँगा अभी अपने पूरे विधानसभा के क्षेत्रवासियों से कि COVID-19 का जो कहर चल रहा है, अभी तीसरी लहर आने वाली है,
इससे बचना है हमें, और इसके लिए हमें जागरूक होना चाहिए। और वैक्सीनेशन सभी लोग लें, डरने की कोई बात नहीं है, वैक्सीनेशन का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। अगर कोई कह रहा है तो दिग्भ्रमित कर रहा है। सभी जो भी 18+ हैं, 45+ हैं, सभी लोग वैक्सीनेशन कराएं निश्चित तौर से। मैं भी वैक्सीनेशन करा चुका हूं। मेरा एक ही ये आप सभी वहाँ के चिनारी विधानसभा के जनता से एक आग्रह होगी, निवेदन होगा, प्रार्थना होगा कि सभी लोग वैक्सीनेशन कराएं। तो अभी हमारे साथ थे चिनारी विधानसभा के विधायक मुरारी प्रसाद गौतम। अब फिर मिलते हैं बिहार के किसी और पॉलिटिशियन के साथ। तब तक के लिए बने रहिए मीडिया दर्शन के साथ। धन्यवाद।